हेलो दोस्तों, इस वीडियो में थर्ड पेपर का चौथा यूनिट अपन डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकारों के बारे में अपन बात करेंगे। और कुछ चुनिंदा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। चौथा यूनिट दोस्तों आपका 10 नंबर का है। जाहिर सी बात है, बड़ा प्रश्न यहाँ से बन सकता है और कुछ प्रश्न यहाँ से छोटे भी बन सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं संविधान क्या है। संविधान किसी देश का सर्वोत्तम कानून होता है जिसके आधार पर वहाँ की शासन प्रणाली स्थापित होती है, जिसके द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश का शासन नागरिक कार्य करेंगे। शासन भी मतलब कि शासक, जैसे अपना प्रधानमंत्री है तो वो भी उसके अधीन ही रहेगा और बाकी की प्रजा भी उसके अधीन ही रहेंगे और संविधान के सभी जो रूल्स हैं, सभी नियम, उनका पालन किया जाएगा। इसके बाद में अतः संविधान की दोहरी भूमिका है। वह किसी राष्ट्र के सामने कुछ सामूहिक उद्देश्य निर्धारित करता है और साथ ही उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे किया जाएगा यह भी निर्धारित करता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए। और उद्देश्यों के लिए, किन उद्देश्यों के लिए संविधान बनाया जाता है, तो वो उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि संविधान मुख्य किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से पहला उद्देश्य देखिए, भारत के एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने के तौर पर। दूसरा, भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुता प्राप्त करने तथा बढ़ाने के लिए कैसा गणराज्य और कैसा न्याय, कैसे स्वतंत्रता, बंधुता हो, यह भी इसकी उद्देशिका में बताया गया है। तो ये 2 उद्देश्यों के लिए यहाँ पर संविधान बनाया गया है। तो 2 मुख्य उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न आपको पूछा जाए तो उसमें आपको ध्यान रखना है संपूर्ण सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, संसदीय शासन प्रणाली, कठोर और लचीला संविधान, संघात्मक एकतात्मक शासन, वयस्क मताधिकार, 18 साल के बाद में मताधिकार वगैरह, और मौलिक अधिकार, लिखित और विशाल संविधान अपना। तो ये कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, संविधान की विशेषताएं। इसके बाद में नागरिकों के मूल अधिकार आपको ध्यान रखने होंगे। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का, वो सारी चीज़ें। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, मतलब प्राथमिक शिक्षा के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, मतलब निःशुल्क शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा, संस्कृति वगैरह। संपत्ति का अधिकार, किसी की संपत्ति हड़प नहीं सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब प्राथमिक उपचार वगैरह जो फ्री कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, तो ये कुछ बिंदु इधर हो गए हैं। इसके बाद में नागरिकता को लेकर के एक टॉपिक आता है। नागरिकता में देखिए, नागरिकता की अवधारणा यूनानी नगर राज्यों से प्रारंभ हुई। नागरिकता व्यक्ति तथा राज्य के परस्पर संबंध को दर्शाती है, जिसके अनुसार व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करता है। नागरिकता का मतलब है एक राज्य के अधीन होकर के उसके नियमों का पालन करना, तो राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। ये कुछ बातें नागरिकता के तौर पर ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रश्न आ जाता है, तो उसमें देखिए आपको क्या लिखना होगा। इसमें देखिए संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान के लिए अपने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च अक्षुण बनाए रखें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये कुछ हो गए यहाँ पर। और इसके बाद में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना आए, भाईचारे से रहें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक वातावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि हैं, इनकी रक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है और हिंसा से दूर रहना है। तो ये यहाँ पर बिंदु कुछ हो गए हैं। इसके बाद में भारत की संघीय व्यवस्था को लेकर के महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ निम्न है। पहली है संघ सूची। इस सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। दूसरा यहाँ पर देखिए राज्य सूची। राज्य सूची में, इस सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसके बाद में समवर्ती सूची आएगी। समवर्ती सूची में देखिए, सूची में शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय इसके अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए, भारत में शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी को लेकर के भी अगला टॉपिक महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर देखिए, देश में शिक्षा की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है, इस सवाल को लेकर के काफ़ी विवाद के बाद में 1950 में यह तय किया गया कि इसकी प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही रहेगी, शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी।
यह निर्णय इसलिए भी लिया गया क्योंकि हमारा देश विविधता भरा देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें केंद्र में पूरे देश के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है, सभी जगह पर एक ही नियम लागू नहीं हो सकते हैं। केंद्र व राज्य स्तरीय व्यवस्थाओं के देखिए बारे में इसमें केंद्र सरकार ने शिक्षा के मामले में एक मंत्रालय बनाया है जिसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD रखा। इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT बनी हुई है, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पाठ्यक्रम बनाती है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। और इसके बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत समय समय पर देश भर में शिक्षा के उन्नयन के लिए, उसको आगे बढ़ावे के लिए, विकास के लिए और कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या कमियाँ रह रही है। सर्व शिक्षा अभियान SSA आदि का संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA ये भी चलाए जा रहे हैं। केंद्र के इन ढांचों का अनुकरण करते हुए राज्यों में भी शिक्षा मंत्रालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि स्थापित किए गए हैं। ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद में संविधान में भाषा और राजभाषा को लेकर के भी आपके यहाँ पर सवाल रहता है परीक्षा में कि कौन कौन सी जो भाषाएं हैं इनको यहाँ पर राजभाषा में लिया गया है, राज्य भाषा वगैरह वो सारी चीज़ें। तो भारतीय संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक सरलतम भाषा भारत के 9 राज्यों की मातृभाषा हिंदी है। केंद्र की सरकारी कामकाज के लिए संविधान द्वारा हिंदी को ही राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा क्या होती है, इस बारे में भी अगर आपको सवाल आता है तो इसमें ध्यान रखना है कि राज्य के जो शासन के कार्य हैं इनमें जिस भाषा का उपयोग होता है वो राजभाषा कहलाती है। तब प्रांतों की राजभाषा वहाँ की मातृभाषा होती है। जैसे गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी को अभी प्राथमिकता नहीं मिली है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मानवाधिकार आयोग के बारे में अपन बात करते हैं। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को असली पहचान होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्गों के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये मानवाधिकार आयोग का काम है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी रखती है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया 2000 में। तो ये आपको ध्यान रखना है मानवाधिकार आयोग के बारे में। और इसके कुछ और बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण रहते हैं, जिसमें देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या वैधानिकता अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच करता है। तो ये बिंदु कुछ हो गए यहाँ पर। और महिलाओं के अधिकार, संविधान में महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त हैं, तो ये भी बिंदु महत्वपूर्ण रहता है। इसमें देखिए पहला बिंदु, भारतीय संविधान अपने 14वें अनुच्छेद में जहाँ देश की सभी महिलाओं तथा पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार एवं अवसर प्रदान है। अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य में महिलाओं के हित के लिए अलग से नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान करता है कि अगर कोई ऐसी गड़बड़ होती है तो राज्य खुद का नियम कोई बना सकता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसी तरह से 39वां अनुच्छेद आजीविका के समान अवसर महिला पुरुष को और समान काम करने के लिए वेतन यहाँ पर समान तो निर्देश राज्यों को देता है। अनुच्छेद 42 राज्यों को काम करने के योग्य, उपयुक्त एवं मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सुविधाएं प्राप्त करने का निर्देश भी देता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गया। और इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, इसी तरह से अनुच्छेद 51 क का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे किसी भी ऐसे कार्य से दूर रहें जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसके अलावा देखिए चौथे यूनिट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, सीरीज से हम बात करते हैं भारत का संविधान किस वर्ष में और किस दिन लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये बात ध्यान रखना है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्र भारत का नवनिर्मित संविधान कब लागू हुआ, तो 2016 में, 2018 में। इस तरह से 2 बार प्रश्न आया है, थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएं। तो आपको ध्यान रखना है नवनिर्मित संविधान कब लागू हुआ या फिर संविधान किस वर्ष में लागू हुआ। तो एक ही बात यहाँ पर हो रही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात आती है। तो आंतरिक व बाह्य दृष्टि से भारत किसी विदेशी सत्ता के अधिकार में नहीं है, सारे नियम खुद के हैं, सारे कानून खुद के हैं। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ और बातें फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है कि गणराज्य का क्या अर्थ है।
गणराज्य का मतलब है राज्याध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं हो सकता है। यहाँ पर चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि को चुना जाता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए यहाँ पर रहता है और 5 वर्ष बाद में फिर चुनाव होते हैं और जनता द्वारा चुना जाता है। तो गणराज्य हो गया। और पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होगा कि भारत राज्य कोई अपना कोई खास धर्म नहीं है, यह किसी भी विशेष धर्म या में आस्था नहीं रखता है, सभी धर्मों को सम्मान देता है। तो ये पंथ निरपेक्षता हो गई। और संविधान की विशेषताओं को लेकर के हमने बात कर रखी है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। तो ये से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने। इसके अलावा और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक मूल्यों को लेकर अगर बात आती है तो सभी प्राकृतिक संसाधनों का लोकहित में प्रयोग, लोगों के बीच में असमानता को दूर करना, राज्य किसी भी धर्म के आधार पर न चलें, सभी धर्मों को सम्मान करें, कानून के समक्ष सबकी समानता, राष्ट्र की एकता बनाए रखना, इस तरह से संवैधानिक मूल्य ध्यान रखना है। मौलिक या मूल अधिकार क्या होता है उस बारे में आता है प्रश्न। तो नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त हैं जो अधिकार उनको मौलिक अधिकार कहेंगे। इनकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है। ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। तो 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ऐसा भी प्रश्न देखिए 2017 में आया है, 15 में आया है। तो फैक्ट भी आपको पूछ सकता है कि संविधान का अधिकार संविधान के 4 अनुच्छेदों 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के इन अनुच्छेदों में वर्णित रहा है। इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में ध्यान रखना है। अधिकार परीक्षा के बारे में अगर प्रश्न आता है तो इसमें देखिए अधिकार परीक्षा में जब न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका हक नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। तो ये 2 प्रश्न 2016 में आया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आपको इस यूनिट से ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो इनके ऊपर आपको पकड़ थोड़ी सी मजबूत अपनी रखनी होगी। इसके अलावा शासन व्यवस्था की जो अनुसूचियाँ हैं उसमें 3 अनुसूची ध्यान रखना है। देखिए 2017 में प्रश्न आया हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है और समवर्ती सूची में क्या हो रहा है। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है 3 सूचियाँ। और एनसीईआरटी का पूरा नाम तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये इसका एनसीईआरटी का पूरा नाम हो गया। सीबीएसई का पूरा नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई का पूरा नाम। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए संविधान, मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 14 भाषाएं शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बताई हैं? तो 22 भाषाएं बताई हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको इस चौथे यूनिट के लिए ध्यान में रखना है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बातों को समझ लिया है। कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। और दोस्तों बाकी सारे यूनिट्स इस पेपर के पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है जहाँ से 3rd पेपर के सारे यूनिट्स को आप 1 by 1 देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।